गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। हम पढ़ रहे हैं द मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन, या हिंदी में कहें तो पांडुलिपि चित्रण परंपराएं। हम अभी तक पढ़ चुके हैं इसमें यहाँ तक ऑल दीज फॉर्मल एलिमेंट्स मेक देयर वे इन द 17th सेंचुरी अर्ली राजस्थानी पेंटिंग्स, यानी कि जो जैन पेंटिंग्स या पांडुलिपि चित्रण परंपरा में जो एलिमेंट्स थे वो सभी हमें 17th सेंचुरी की अर्ली राजस्थानी पेंटिंग्स में मिलते हैं। या हम ये कहें कि राजस्थानी पेंटिंग्स की जो शुरुआत है वो जैन पेंटिंग से ही हुई है। जैन पेंटिंग के सारे एलिमेंट हमें राजस्थानी पेंटिंग में भी देखने को मिलेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें उससे रिलेट करेगी। तो ये आगे शुरू करते हैं हम आज की क्लास। With several religions in the north, east and west coming under the rule of Sultanate dynasty from Central Asia after the late 12th century, another strain of influence Persian, Turkey and Afghan percolated into the mainland and appeared in the paintings patronized by the sultans of Malwa, Gujarat, Jaunpur and such other centers. इंडिया में 12th सेंचुरी के बाद नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट के काफ़ी सारे क्षेत्रों में सल्तनत राज्य प्रारंभ हो गया। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके अपना राज्य वहाँ शुरू किया। तो हम देखेंगे कि उस समय के बाद जो पेंटिंग्स बनी उसमें मुस्लिम प्रभाव या जो लोग थे जैसे पर्शिया से आए थे, पर्शियन, टर्की एंड अफगान, जो यहाँ के लोगों ने आक्रमण किया था और उनका राज शुरू हुआ था, तो वो प्रभाव भी हमें यहाँ की पेंटिंग में देखने को मिलता है। जैसे हम एक ये पेंटिंग देखेंगे, जो ये है 12th सेंचुरी के बाद की पेंटिंग, जब मुस्लिम शासन या सल्तनत काल जिसको हम कहेंगे वो शुरू हो गया था। तो उसमें डिफरेंस आप सीधा देख सकते हैं कि ये पेंटिंग देखिए, ये है निमतनामा जो मांडू में बनी है 1550 में, 1550 में, जो अभी ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में है, अभी वहाँ देख सकते हैं हम उसको। और ये जो पेंटिंग्स थी ये थी जब यहाँ पर मुस्लिम आक्रमणकारी नहीं आए थे या उनका राज शुरू नहीं हुआ था। तो हम ये देख सकते हैं कि कैसे पेंटिंग पे या आर्ट पे वहाँ के राजाओं का या शासन का प्रभाव होता है। कि एक ये पेंटिंग है जो जैन धर्म से संबंधित है, जो उस समय के कलाकारों ने बनाई थी। और जस्ट उसके कुछ साल बाद ही हम देखेंगे जब मुस्लिम शासन स्थापित हो गया, तो उस समय की पेंटिंग्स जो बनी हुई है, और इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो फारसी में लिखा हुआ है, और उससे पहले की जो हम देखते हैं वो प्राकृत भाषा में लिखा हुआ मिलता है। और इसमें ये जो प्रभाव है वो पर्शियन, टर्की और अफगान क्षेत्र का प्रभाव है, क्योंकि वहाँ के कुछ आर्टिस्ट भी यहाँ आए थे और कुछ यहाँ के फिर वो आपस में मिलके जब काम करने लगे उनके कोर्ट में, दरबार में, तो पेंटिंग में इस प्रकार के चेंजेस आए। तो ये चेंजेस जो आए थे वो मेन मालवा, गुजरात, जौनपुर या इनके जो सेंटर्स थे जहाँ पे सल्तनत शासन जो शुरू हुआ था, वहाँ पे इस प्रकार की पेंटिंग्स बनने लगी। तो एक वो पांडुलिपि थी जो अभी पहले हमने देखी, मैन्युस्क्रिप्ट, जैन मैन्युस्क्रिप्ट, और ये थी उसके बाद जो मुस्लिम राजाओं के द्वारा बनाई गई मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपि। विथ फ्यू Central Asian artists in this court working with local artists and intermingling of Persian features and indigenous style led to the emerge of another style that is referred to as the Sultanate school of painting। कि ये जो पेंटिंग्स या पांडुलिपि उसके बाद बनाई गई मुस्लिम राजाओं, मुस्लिम शासकों के समय, तो उसमें हम देखेंगे कि वो, जैसे मैंने अभी बताया था कि जो मुस्लिम शासक जो आए थे तो वहाँ के कुछ आर्टिस्ट, कलाकार, और जो हमारे यहाँ स्थानीय आर्टिस्ट जो कलाकार काम कर रहे थे, उनके मिलने से जो एक आर्ट जो डेवलप हुई उसे सल्तनत स्कूल ऑफ पेंटिंग कहा जाने लगा। This represents more of a style than a school that has a hybrid Persian influence, indigenous pictorial style which is an interesting coming together to indigenous feature as described earlier and Persian element of such as color palettes, physiognomy, simplified landscape with decorative details, etc. ये जो सल्तनत स्कूल ऑफ पेंटिंग है, ये स्कूल की बजाय इसको शैली कहना ज़्यादा सही रहेगा। स्कूल एक होता है लार्ज स्केल पे, और शैली एक छोटा स्केल जिसको हम छोटा कहेंगे। और ये जो था वो इंडियन और पर्शियन का एक हाइब्रिड स्टाइल था, कि जो अपने इंडियन आर्टिस्ट थे या इंडियन स्टाइल थी उसका और पर्शियन स्टाइल का।
तो कुछ इसमें एलिमेंट हैं वो पर्शियन आर्ट के हैं, कुछ इंडियन आर्ट के हैं, कि जैसे इंडिया के कुछ इसमें लैंड्स जो सिंप्लीफाइड लैंडस्केप ये उन्होंने पर्शियन से लिए हैं, डेकोरेटिव डिटेल्स जो थी वो इंडियन आर्ट से। ये जो हम सामने देख पा रहे हैं ये एक बुद्ध पांडुलिपि है, निमतनामा, उसका एक पेज है। निमतनामा बुक, निमतनामा बुक्स ऑफ डिलीशियस, द मोस्ट representative example of this school was painted at Mandu during the region of Nasir Shah Khilji 1500 to 1510 सेंचुरी। ये जो बुक है निमतनामा, ये एक व्यंजनों की बुक है जिसमें खाना बनाने के बारे में लिखा हुआ है। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है सल्तनत स्कूल के समय जो पेंटिंग्स बनी हुई थी उनका। ये मांडू में बनाई गई थी, मांडू जो जगह है वहाँ इसको पेंट किया गया था। और इस जो राजा था वो नासिर शाह खिलजी जो शासक था सल्तनत काल का, उसके समय में बनाई गई थी। ये समय था 1500 से 1510 ईस्वी के समय। इट इज़ ए बुक ऑफ रेसिपीज with a section of hunting and also has method of preparation of medicines, cosmetics, perfumes and direction of their uses। ये जो बुक है वो हंटिंग, शिकार के बारे में, उसमें जो राजा वगैरह शिकार पे जाते थे उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। और इसमें प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन की दवाइयाँ कैसे बनाई जाती है उसके बारे में भी, कॉस्मेटिक जो होते हैं उनके बारे में भी, परफ्यूम और उनका यूज़ कैसे करना है इन मेडिसिन का, और परफ्यूम हो गया, कॉस्मेटिक जो भी आर्टिकल्स होंगे उनका, उसके बारे में इसमें बताया गया है। जिसका एक पेज तो हम ये देख पा रहे हैं निमतनामा का, और बाकी ये पूरी बुक होती है। जैसे हमने बताया था कि पांडुलिपि जो एक प्रकार की बुक होती है जो ताड़पत्रों पे बनती थी, लेकिन इस समय तक जो इंडिया में पेपर आ चुका था, तो ये जो बुक्स हैं वो पेपर पे बनाई गई हैं। जो मुगल काल की पढ़ेंगे या मोस्टली पेपर पे बनी हुई है, और जो अभी हम पढ़ रहे हैं जैन जो 12th सेंचुरी से पहले की हैं या 14th सेंचुरी से पहले की, वो सारी ताड़पत्र पर या पाम लीफ पर बनी हुई है। Stories with the undertones of Sufi ideas were also gaining favor, and Lord Chanda paintings are example of their this genre। कि ये सारी चीज़ें तो बनी रही थी, और जब सल्तनत या मुस्लिम काल था तो उस समय जो सूफी संत होते हैं या मुस्लिम साधु संत कहेंगे जिनको, उनके जो आइडियाज़ या उनकी जो स्टोरियाँ थी उनके ऊपर भी बुक बनने लगी। और उसका अच्छा एग्जाम्पल है लॉर्ड चंदा पेंटिंग्स जो सल्तनत काल में या मुस्लिम शासकों के समय बनना शुरू हुई। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ये हम पढ़ेंगे पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। इससे पहले जैसे हमने पढ़ा था जैन स्कूल, तो जो जैन स्कूल और पाल स्कूल में ये मोस्ट डिफरेंस है कि जैन स्कूल है वो जैन धर्म से संबंधित, या जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो जैन धर्म से संबंधित पेंटिंग बनी हुई है उसमें। और ये पेंटिंग बनी है इंडिया के वेस्टर्न पार्ट पे, जो गुजरात और राजस्थान है उस क्षेत्र में ये पेंटिंग्स ज़्यादा बनी थी, जैन पेंटिंग्स, और वो सारी जैन धर्म से संबंधित थी। दूसरा है पाल स्कूल। तो ये पाल स्कूल जो है वो इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर पे बंगाल, उड़ीसा, नेपाल या ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर ये पेंटिंग्स बनी थी। और ये पाल पेंटिंग्स जो हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब यहाँ हम देखेंगे कि जो जैन पेंटिंग्स है उनको हम जैन धर्म या जैन पेंटिंग्स ही बोलेंगे, लेकिन बौद्ध धर्म से रिलेटेड उनको पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स या पाल पेंटिंग्स क्यों बोला जाता है? ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि 17-15 सेंचुरी से 12th सेंचुरी के आसपास जो उस क्षेत्र में बिहार, बंगाल, उड़ीसा का जो क्षेत्र है वहाँ पर पाल राजाओं का शासन था। और पाल राजा जो थे वो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, उनको बढ़ावा देने वाले थे या बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। तो उन्होंने इसको बौद्ध धर्म को बढ़ाया, और उस समय जो पेंटिंग्स जो बनती थी वो उनको बढ़ावा दिया, या उनके आर्टिस्ट को जो उन्होंने पैसा दिया, पैसा उपलब्ध कराया, या उनके जीवन यापन के लिए काफ़ी काम किए। तो इस वजह से इस जो आर्ट है इस स्टाइल को पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग या पाल शैली हम कहेंगे। लाइक द जैन पेंटिंग, like the Jain text and paintings, the illustrated manuscripts of the Pals of Eastern India, also from the earliest examples of paintings from the 11th and 12th century। जैसे मैंने अभी बताया कि जिस प्रकार से जैन पेंटिंग्स जो इलस्ट्रेट किया गया है, मैन्युस्क्रिप्ट जो बनी है वेस्टर्न भारत में, पश्चिम भारत में, उसी प्रकार से पाल पेंटिंग जो है वो ईस्टर्न इंडिया में बनी है। और ये भी 11th से 12th सेंचुरी के आसपास की स्टार्टिंग की एक स्टाइल है। पाल पीरियड जो है वो 750 से मिड 12th यानी 12वीं शताब्दी के मध्य तक रहा है। सो द लास्ट ग्रेट फेज ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट इन इंडिया, जो ये 12वीं शताब्दी ही है, बुद्धिस्ट कला का एक महान समय या महान काल जो था वो 12वीं शताब्दी तक था। Monasteries such as Nalanda and Vikramshila were great centers of Buddhist learning and
art and numerous manuscripts were illustrated here with the Buddhist themes and image of Vajrayana, Buddhist deities or palm leaves. कि ये जो पाल पेंटिंग्स हैं वो बनाई गई थी नालंदा और विक्रमशिला जो बौद्ध मठ हैं, जिसे हम यूनिवर्सिटीज़ भी बोल सकते हैं अभी के, अगर उसमें देखा जाए तो नालंदा यूनिवर्सिटी एंड विक्रमशिला। तो ये एक प्रकार के बौद्ध मठ या बौद्ध यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा दी जाती थी। तो ये जो पाल मैन्युस्क्रिप्ट हैं वो वहाँ बनाई गई थी ज़्यादातर, और इसमें जो है वो वज्रयान बुद्धिस्ट डाइटीज जो हैं, बुद्धिस्ट देवता वज्रयान से उनकी ड्राइंग्स है या उनसे संबंधित जो स्टोरीज हैं उनको पाम लीफ पे ड्रॉ किया गया है। जैसे जैन पेंटिंग्स या जो बनाया गया था जैन धर्म में दो पार्ट हैं, दो धाराएं हैं, जैसे जानते हैं दिगंबर और श्वेतांबर। उसी प्रकार से बुद्धिस्ट में तीन होती है, हीनयान, महायान और वज्रयान। तो इसमें मेन डिफरेंसेस जो तीनों में ये है कि हीनयान में तो ओनली जो कुछ सिंबल्स की पूजा की जाती थी जो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए थे, जैसे स्तूप, एलिफेंट, लोटस, इन चीज़ों की पूजा की जाती थी हीनयान में। महायान में फिर भगवान बुद्ध की स्टैचू बनाने लगे और उसकी पूजा करने लगे, और वज्रयान में भगवान बुद्ध के साथ साथ और भी देवी देवताओं को भी उसमें शामिल कर लिया गया और उनकी भी पूजा की जाने लगी। तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं उसमें वज्रयान से संबंधित भी काफ़ी मैन्युस्क्रिप्ट बनी है और उन देवी देवताओं की ड्राइंग्स भी उनके अंदर बनी है। दिस सेंटर ऑल्सो हैड वर्कशॉप फॉर द कास्टिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस, कि ये नालंदा और विक्रमशिला यहाँ पर ब्रॉन्ज की स्टेचू बनाने की वर्कशॉप भी थी, कि यहाँ पर छोटे छोटे स्टेचूज भी बनाए जाते थे भगवान बुद्ध से या उस धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित जो अन्य देवी देवताएं थे उनसे। स्टूडेंट्स एंड पिलग्रिम्स फ्रॉम ऑल ओवर साउथ ईस्ट एशिया come to these monasteries for education and religious instruction and took back specimen of Pal Buddhist art in the form of bronze and illustrated manuscripts। कि यहाँ पर जो था ये जो यूनिवर्सिटीज़ थी या बौद्ध मठ जो कहेंगे नालंदा और विक्रमशिला, यहाँ पर दूर दूर से स्टूडेंट आते थे, कि जिसमें हम देखेंगे कि साउथ ईस्ट एशिया से काफ़ी सारे स्टूडेंट जो आते थे यहाँ पर पढ़ने के लिए इन मोनेस्ट्रीज में एजुकेशन के लिए और बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो वो यहाँ आते थे, यहाँ काफ़ी सालों तक शिक्षा प्राप्त करते थे और बाद में जब वो वापस जाते थे तो यहाँ से ये ब्रोंज की जो बनी हुई मूर्तियाँ बौद्ध धर्म से संबंधित या फिर इस प्रकार की बनाई हुई मैन्युस्क्रिप्ट ये अपने साथ लेकर के जाते थे। This practice enabled the dispersal of Pal arts to places such as Nepal, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका एंड जावा। तो इस प्रकार जब वहाँ से शिक्षा लेने के लिए स्टूडेंट्स आते थे और जब वापस जाते थे और अपने साथ इन चीज़ों को लेके जाते थे, तो इस प्रकार की प्रैक्टिस ने बौद्ध धर्म को और ये जो पाल आर्ट है इसको वहाँ तक फैलाया, जिसमें जैसे नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका, जावा, यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी भी बौद्ध धर्म काफ़ी प्रचुर मात्रा में फैला हुआ है। तो ये इसी वजह से यहाँ से जो लोग जाते थे वो आगे उसको वहाँ फैलाते थे। Unlike Ter's line of Jain paintings, a flowing and synonymous line of subdued color tones characteristics Pal paintings, कि इसमें जो जैन आर्ट में जो लाइनिंग्स थी वो संक्षिप्त या छोटी लाइनें थी, उसके अगेंस्ट या उसके विपरीत जो पाल पेंटिंग से उसके अंदर लाइंस जो थोड़ी फ्लो में बनी हुई है और कलरफुल लाइंस का इसमें यूज़ किया गया है। लाइक अजंता, द स्कल्पचर स्टाइल ऑफ पाल एट मोनेस्ट्रीज एंड द पेंटरली इमेजेस हैव ए सिमिलर लैंग्वेज, कि जो अजंता में जो पेंटिंग्स जो बनी हुई है अजंता की गुफाओं की दीवारों पर, केव्स की वॉल पर, वो और उस समय जो ये स्टेचू जो बने हुए हैं वो भी इसमें सिमिलरिटी है काफ़ी, कि ये हम जब इसको देखेंगे तो इनमें आपस में सिमिलरिटी लगेगी। द फाइन एग्जाम्पल ऑफ ए पाल बुद्धिस्ट palm leaf manuscript is Ashtashastrika Pragyaparmita, Bodleian Library, Oxford, और द परफेक्शन ऑफ विजडम written in the 8000 line, कि इसके जो अच्छे एग्जाम्पल हैं वो हैं अष्टशास्त्रिका प्रज्ञापारमिता और परफेक्शन ऑफ विजडम जो 8000 लाइनों में लिखी गई है। ये दोनों मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं वो पाल कला के एक अच्छे एग्जाम्पल हैं, जिसमें से ये अष्टशास्त्रिका प्रज्ञापारमिता का एक जो पेज कहेंगे हम या पाम लीफ जो कहेंगे वो ये आप सामने देख पा रहे हैं, जिसमें भगवान बुद्ध को बीच में बनाया गया है और साइड में ये उसके टेक्स्ट लिखा हुआ है, और डेकोरेशन के लिए जो ये बना हुआ है देख पा रहे हैं। इसमें ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये पाली जो लैंग्वेज थी उसमें लिखा हुआ है। ये बनी हुई है 1050 ईस्वी की, जो नेशनल म्यूजियम दिल्ली में हमें देखने को मिलेगी।
पेंटेड एट द मोनेस्ट्री ऑफ नालंदा इन द 15th ईयर ऑफ द रीजन ऑफ द पाल किंग रामपाल। ये जो बनी हुई है वो नालंदा में बनी थी, जो उस समय जो पाल राजा थे रामपाल, उनके 15वें ईयर में, जब वो राजा बने थे उसके 15वें साल में ये बनी थी, और वो समय था 11th सेंचुरी या 11वीं शताब्दी के समय ये बनी हुई है। इसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं यहाँ पर परफेक्शन ऑफ विजडम जो लिखी गई है उसके बारे में। ये उस समय की बनी हुई है 11th सेंचुरी की। इट हैज़ 6 पेज ऑफ इलस्ट्रेशन एंड वुडन कवर्स पेंटेड ऑन बोथ साइड। ये जो है वो इसमें 6 पेज पे इलस्ट्रेशन बने हुए हैं और ये दोनों तरफ से इसमें वुडन कवर से ढकी गई है, और दोनों कवर को भी पेंटेड है, दोनों कवर भी, उन पर भी ड्राइंग बनाई गई है। पाल डायनेस्टी वीकेंड विद द कमिंग ऑफ मुस्लिम इन्वेटर्स, कि ये जो पाल शासन था वो मुस्लिम शासकों के आक्रमण से काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। उसमें 12th सेंचुरी में मुस्लिम आक्रमणकारियों का आना शुरू हो गया था इंडिया में, इस वजह से पाल शासन काफ़ी कमज़ोर हो गया। पाल आर्ट कम टू एन एंड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 13th सेंचुरी when the Muslim invaders attacked and caused destruction of the monasteries। और ये जो पाल शासन था वो 13वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ में ख़त्म हो गया, जब ये मुस्लिम शासकों ने ये जो मोनेस्ट्रीज थी या बौद्ध मठ थे जिनको नष्ट कर दिया। और ऐसा भी सुनने में मिलता है, मैं काफ़ी देखा जो इतिहास में है बुक्स में हमें मिलेगा कि ये उस समय मुस्लिम शासकों ने जो ये नालंदा और विक्रमशिला जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है जिसके बारे में बात करी है, उसकी जो लाइब्रेरीज थी जिसमें मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ी थी उन सबको उन्होंने आग लगा दी, और आग लगने के बाद करीब 3 महीने तक वो लाइब्रेरी जलती रही थी। उसमें इतनी सारी मैन्यूस्क्रिप्ट रखी हुई थी कि वो 3 महीने तक उनका जलना ख़त्म नहीं हुआ। तो ये फर्स्ट लेसन हमारा यहाँ ख़त्म होता है कि जिसमें हमने मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में जाना। और इसमें जो बड़ी बड़ी बात है मैन्यूस्क्रिप्ट की वो ये है कि ये एक प्रकार की बुक होती है, जो फ़िलहाल तो अभी हमारे पास मशीन्स वगैरह मशीनरी है और उसमें प्रिंट हो जाती है और काफ़ी सारी बुक हम छाप सकते हैं एक साथ, बट उस समय ये हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये बुक्स हाथ से लिखनी पड़ती थी और हर बार जो ड्राइंग बनती थी वो सारी हाथ से बनती थी। तो ये सारी बुक हमारे पास कुछ ही अवेलेबल है, काफ़ी जो थी किसी कारणों से कि जैसे संभाल के नहीं रखी जा सकी या कुछ इस प्रकार से थे, या कुछ आक्रमणकारियों के उसको नष्ट करने की वजह से वो सारी नष्ट हो चुकी थी। इनके बारे में हमने पढ़ा है। और ये आगे जो हम पढ़ेंगे राजस्थानी आर्ट या मुग़ल आर्ट जो है उनका आरंभिक समय है, कि इससे पहले जो थी ये जैन आर्ट और पाल आर्ट जो हमने पढ़ी, और इसके बाद का जो समय स्टार्ट होता है वो है राजस्थानी आर्ट और मुग़ल आर्ट का। और राजस्थानी आर्ट में जो ये हम पढ़ेंगे इसी का थोड़ा सा अच्छा या परिष्कृत रूप हमें मिलेगा, कि इस समय जो आर्टिस्ट थे जो यूज़ करते थे उसी स्टाइल को उन्होंने थोड़ा आगे बढ़ाया और फिर वो राजस्थानी में चेंज हो गई, जिसमें कुछ सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे। ये सिर्फ जैन धर्म से संबंधित थी या बौद्ध धर्म से संबंधित थी, तो आगे हम पढ़ेंगे कि वो कुछ अलग अलग उसमें सब्जेक्ट और जुड़ेंगे और उसके बारे में आर्ट जो शुरू होगी। तो ये लेसन हमारा यहाँ ख़त्म हो चुका है। तो इसकी कुछ एक्सरसाइज है, दो क्वेश्चन तो यहाँ हैं, उसमें से करेंगे, बाकी फिर मैं आपको इसको आगे बना कर क्वेश्चन और भेजूंगा, तब तक ये हमें कंप्लीट करने हैं। तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग्स, नेम ऑफ 2 प्लेस वेयर द ट्रेडिशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग वाज प्रेवलेंट। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमें करीब 200 वर्ड में देना है कि मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग क्या है, किस जगह पे हुई थी। दो कि जैसे हमने बात करी थी एक जैन पेंटिंग से, वो गुजरात और राजस्थान में हुई थी और बनी थी और यहीं शुरू हुई थी, और पाल पेंटिंग से वो बिहार बंगाल उड़ीसा इस तरफ ये बनी थी, जो आगे नेपाल श्रीलंका वहाँ तक फैली थी। उसके बारे में वेयर द ट्रेडिशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग वाज प्रिवेलेंट की हुई है, कहाँ इसको, कि ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो कहाँ प्रचलित थी। तो ये 20 वर्ड में इस पूरे का हमें आंसर देना है। नेक्स्ट है टेक ए चैप्टर फ्रॉम एनी वन ऑफ आवर लैंग्वेज टेक्स्ट बुक एंड मेक ए इलस्ट्रेटेड फोलियो विद सेलेक्टेड टेक्स्ट इन मिनिमम 5 पेजेस। कि आपको हिंदी या इंग्लिश का कोई भी जो टेक्स्ट बुक है लैंग्वेज की हमारी, उसमें से कोई सा भी लेसन लेना है, या पूरा लेसन ले सकते हैं या उसका कोई पार्ट ले सकते हैं, और उसको उसमें उसके 5 पेजेस होने चाहिए, और या फिर उसकी 5 ड्राइंग्स होनी चाहिए, मतलब 5 पेजेस होंगे और उसकी 5 ड्राइंग होगी, कि उसमें जो टेक्स्ट है जो स्टोरीज होगी या कुछ लिखा हुआ है उसको हमें पढ़ना है और उसी के आधार पर हमें उसमें ड्राइंग बनाना है। तो ये मोस्ट है प्रोजेक्ट वर्क है, ये प्रोजेक्ट में शामिल होगा ये। तो ये सभी को नेक्स्ट वीक तक करके देना है, नेक्स्ट वीक की जो लास्ट क्लास होगी तब तक आप ये इसको कर लें, और बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं बाद में दूंगा, अभी ये 2 क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट अब हम जो पढ़ेंगे वो राजस्थानी पेंटिंग पढ़ेंगे।